दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज जो आपका क्लास है सेकेंड ईयर का HI सेकेंड ईयर पेपर नंबर 8 है और पेपर का नाम है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। मतलब जो बच्चे सुनने और बोलने से संबंधित जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन का बात होगा। ठीक है ना। मतलब उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे सिखाना है, मतलब उनकी शिक्षा से संबंधित सारा ये पेपर है। ये जो पेपर है वो ऐसे बच्चों के से संबंधित जो एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना है, उसी से संबंधित ये पूरा पेपर है, कैसे उनको एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा बात करेंगे, समझे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो अपना पहला यूनिट है आप लोग यहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो एजुकेशनल ट्रेंड्स है। और 1.1 जो है 1.1 जो है पेपर जो यूनिट का पहला सब यूनिट है, इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। मतलब आप लोग समझे, जो स्पीच और हेयरिंग से रिलेटेड बच्चे हैं उनका इवेल्युएशन करना है। ठीक है ना, उनके एजुकेशन का। तो उसमें बोला इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन फॉर किसके लिए करना है, किन बच्चों के लिए करना है, स्पीच और हेयरिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का, उनका इवेल्युएट करना है। और उसके बाद सारा सब कुछ उनका मूल्यांकन वगैरह करके सारा सब कुछ उसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो चलिए लाइन टू लाइन बताते हुए और उसको आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखा है श्रवण दोष और वाणी दोष वाले बच्चे या व्यक्ति की शिक्षण तैयारी कार्यक्रम जो है उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। घटनाएं अब कैसे होती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है, सुनने और बोलने का प्रॉब्लम होता है। अब जाहिर सी बात है, जब सुनने और बोलने में बच्चे को दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है ना। तो इसके वजह से और इन्हीं सारी बातों को ये जो बच्चे का प्रॉब्लम है, जो बच्चे की डिसेबिलिटी है, इसी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें इनका अच्छे तरीके से इवेल्युएशन करना है, इनका जांच टेस्ट करना है, डिफरेंट टाइप का जो भी होता है इनके बारे में स्टडी करना है और इनकी समस्या को समझना है। समस्या का समाधान करने के बाद इनको हमें एक सूटेबल एजुकेशन देना है, प्रोवाइड करना है इनके लिए, जिससे कि ये लोग भी वो सब कुछ कर सके जो आम लोग नॉर्मल लोग करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मतलब इनके लिए जो शिक्षण की तैयारी है, उन कार्यक्रमों में शुरू में क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये बच्चे सुन और बोल नहीं पाते हैं। सुनने और बोलने में इनको क्या होता है, दिक्कत होता है, जिसके वजह से इनको परेशानी होता है। तो उसमें कौन कौन अपना रोल निभा सकता है और मतलब किन लोगों का योगदान होता है। पहले तो माता पिता, पेरेंट्स, और प्लस जो पुनर्वास कर्मचारी होते हैं, ये बच्चों का क्या करते हैं, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसी से बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो है वो अपना मेन रोल अदा करता है किसमें, बच्चे की समस्या का पहचान करने में। ठीक है, तो बच्चे की जो समस्या है, जब तक हम बच्चे का ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। ठीक, तो इसके वजह से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। चलिए अगला लाइन, जो अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये कह रहा है कि बच्चे की जो पहचान करने का उम्र है वो कम उम्र में ही हो जाना चाहिए। कम उम्र बोले तो क्रिटिकल एज बोले तो 2 से 2.5 वर्ष के बीच में बच्चे की जो भी समस्या है उसका पहचान हो जाना चाहिए। और समस्या हो या डिसेबिलिटी हो, उसका पहचान हो जाना चाहिए। और पहचान होने के बाद उसको रोकथाम करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
अगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो प्रॉब्लम है या जो डिसेबिलिटी है वो मतलब सीवियर कंडीशन में चला जाएगा। अगर सीवियर कंडीशन में जाता है तो फिर समस्या का समाधान करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब तब समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, फिर उसके लिए अदर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कोई बच्चा आवाज़ के प्रति, मतलब जो कोई जैसे कोई बच्चा है वो जो साउंड है उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो रिस्पॉन्स ना करने के नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है तो हमें किसके पास ले जाना है, साउंड से रिलेटेड जो मतलब जो साउंड से जो स्पेशलिस्ट, मतलब एक हिसाब से मान लीजिए आइडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ऐसी आप समझिए, वो साउंड वुड वाला तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर बच्चा साउंड के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमें उसे तुरंत आइडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, श्रवण विशेषज्ञ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग समझ लीजिए, मैं एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। फिर चलिए, ये हो गया इसका थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो। ठीक, अब चलते हैं, पहला हेडिंग है मनोनाड़ी का टेस्ट। मनोनाड़ी का इस हेडिंग का मेन मोटो है बच्चे की मनोदशा का पता लगाना। ठीक है ना, मानसिक दोष का पता लगाना है, कहीं उसके मतलब ऐसा तो नहीं कि उसका माइंड भी डिस्टर्बेंस है इसके वजह से, मतलब जो भी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है, डिसेबिलिटी हुआ है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट या जो हेयरिंग एंड स्पीच या हेयरिंग इम्पेयरमेंट का जो बच्चा इफ़ेक्टेड हुआ है, ये उसको डिसेबिलिटी हुआ है, उसके वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका वो मानसिक रूप से भी उसका जो उसमें मानसिक दोष तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए इसको किया जाता है और ज़्यादातर देखा गया है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, और ज़्यादातर देखा गया है यहाँ पर ऐसे बच्चों में मानसिक दोष का प्रॉब्लम पाया जाता है। ठीक, फिर अगला हेडिंग अपना है कौन सा, मतलब केस स्टडी का है, बच्चे के बारे में फुल टू फुल मतलब उसके बारे में केस स्टडी किया जाता है कि बच्चे को जो भी डिसेबिलिटी हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, रीज़न क्या था, बच्चे मतलब जन्म के समय ही हुआ है, जन्म के बाद हुआ है, या जब बच्चा पैदा हुआ है पेट में, मतलब माँ के गर्भ में था तभी ये चीज़ हो चुका है, मतलब नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल जो भी रीजन है वो, मतलब डिसेबिलिटी का अगर बच्चा शिकार हुआ है, बच्चे को डिसेबिलिटी हुई तो वो क्यों हुआ है, वो पूरा डाटा इस केस हिस्ट्री में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रवण बाधिता की पहचान करने की उत्तम विधि मानी जाती है केस हिस्ट्री जो है, इसके अंतर्गत जन्म से लेकर वर्तमान स्थिति के सभी प्रकार से बच्चे से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर इन सभी प्रकार की जांच में केवल पहचान की जाती है, लेकिन केस स्टडी विधि में निदान भी होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि खाली उसका मतलब उसको पढ़ा जाएगा, उसको समझा जाएगा, ऐसा नहीं है। समस्या का पता लगाया जाएगा, समस्या का पता लगने के बाद उसका समाधान भी किया जाएगा। फिर बच्चे से संबंधित सूचनाओं के अध्ययन से श्रवण बाधिता का सही कारण का पता चलता है। जब उसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, क्यों, क्या, कैसे, कब हुआ, नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल कब हुआ, तो जब हमको पूरा पता चल जाएगा तो हमें उसके मतलब क्यों हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या होता है, सूचनाओं का जो इन सूचनाओं से हेल्थ संबंधी सूचनाओं को महत्व दिया गया है। जाहिर सी बात है कि बच्चे से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है तो वो मिलना बहुत ज़रूरी है, और वो किस में मिलता है, केस, जब हम बच्चे का केस स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हेल्थ संबंधी इतिहास से यह ज्ञात होता है कि मतलब पता चलता है कि बच्चा कब से कब तक बीमार हुआ या किन परिस्थितियों से पीड़ित रहा या क्या दिक्कत हुआ उसको। ठीक, इसमें बच्चे के इतिहास के साथ साथ परिवार के इतिहास का मतलब बच्चे के बारे में प्लस फैमिली के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है या शामिल रहता है। ठीक, चलिए अगला हेडिंग है और देख लीजिए आप लोग, अगला है मतलब डेवलपमेंटल स्केल।
मतलब बच्चे का जो विकास है उसको मापने का इसमें बात हो रहा है। तो इसमें क्या रहा, बच्चे के विकास की अवस्थाओं का सीधा संबंध उसकी इंद्रियों से होता है। जाहिर सी बात है, सेंसेस अच्छे तरीके से वर्क कर रहा तो डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए एचआई बच्चों की पहचान के लिए उनकी विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो डेवलपमेंट स्टेज है उन सारी चीज़ों का ध्यान, उस स्टेज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एचआई बच्चों का शैक्षिक विकास, मतलब उनका शैक्षिक विकास कैसे करना है। मतलब उनको इतना समझ लीजिए मोटे तौर पर कि बच्चे को एजुकेशन कैसे देना है, बच्चे को अब पढ़ाना कैसे, सारा प्रोसेस हो गया। बच्चे का जो भी एनालिसिस वगैरह था, ऑब्जर्वेशन वगैरह था, जो भी करना था, उसका मानसिक दशा का पता लगाना था, केस स्टडी हो गया, डेवलपमेंटल स्केल हो गया, ये सारा सब कुछ हो गया। अब हमें क्या स्टडी करना है, अब क्या काम रह गया हम लोगों का एज ए टीचर के रूप में, एज ए प्रोफेशन के रूप में, जो भी उस बच्चे के साथ कनेक्ट है, अब उसके लिए क्या काम रह गया, उसको एजुकेशन कैसे दिया जाए। ठीक है ना, ये काम रह गया है। तो उसको एजुकेशन देने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जिससे कि वो भी पढ़ लिख सके। तो हमें क्या करना है, मतलब तो हमें क्या तैयार करना होगा, किस टाइप का क्लासरूम तैयार करना है, हमें क्लासरूम तैयार करना है, इंटीग्रेटेड क्लासरूम तैयार करना है। ठीक, कैसा क्लासरूम हमें तैयार करना है, इंटीग्रेटेड क्लासरूम तैयार करना है, जिसमें बच्चा क्या है, वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर किया जाएगा जो एचआई बच्चा है वो समान बच्चों के साथ, उनके मतलब जिस विद्यालय में समान बच्चे पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय में वो भी बच्चा पढ़ेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि समान बच्चे को समान स्कूल में पढ़ाया जा रहा और एचआई बच्चे को किसी और उसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एचआई बच्चों को समान बच्चों के साथ समान विद्यालय में शिक्षित किया जा सकता है या किया जाएगा। बच्चों की आवश्यकता, ठीक है ना, ये आवश्यकता और समस्या को एक नियमित अध्यापक, विशेषज्ञ, संसाधन कक्ष जैसी सुविधाओं की सहायता से एचआई बच्चों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। समझे, किनके माध्यम से, रेगुलर टीचर, स्पेशलिस्ट, रिसोर्स रूम और रिसोर्स टीचर, इन लोगों के माध्यम से बच्चे की जो भी बच्चे को पहली बात तो वो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी और सुविधा प्रोवाइड करने के बाद और जो भी एचआई बच्चे का प्रॉब्लम है उस बच्चे का प्रॉब्लम का समाधान या समस्या का जो भी है समाधान किया जाएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब छोड़ दिया जाएगा या ये कह के छोड़ दिया जाएगा कि आप ऐसे मतलब आप डिसेबल हैं, आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं। उसको वो सारी सुविधाएं दी जाएगी जो एज ए नॉर्मल बच्चे को स्कूल में दिया जा रहा है। ठीक, तो एक ऐसा क्लासरूम जिसमें नॉर्मल एंड डिसेबल दोनों बच्चे एक ही छत के नीचे बैठ के आराम से पढ़ेंगे और विशेष बच्चे के लिए इतना किया जाएगा, जो एचआई बच्चा उसके लिए ये किया जाएगा कि उसके लिए विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट रहेगा, रिसोर्स रूम रहेगा, इन सारी उसको फैसिलिटीज़ ये सारी और रेगुलर टीचर्स ये सारी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड किया जाएगा और इन्हीं फैसिलिटीज़ के माध्यम से उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नियमित विद्यालय में विशेष शिक्षा। नियमित विद्यालय में विशेष शिक्षा मतलब जो रेगुलर स्कूल है, रेगुलर क्लास है, वहाँ पर क्या करना है, स्पेशल क्लास को तैयार करना है। ठीक है ना, स्पेशल क्लास की व्यवस्था करना है, ऐसी समझ लीजिए। कम और मंद गति के लिए नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। ठीक है ना, स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था की जाती है जिससे कि इन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान किया जाए। किसके साथ, समान बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब जिनको कम हेयरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उन बच्चों को क्या किया जाए, मतलब रेगुलर ही क्लास हो, क्लास जो है वो रेगुलर ही हो, वो मतलब वहीं पर इनके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था की जाए। तो आप देख लीजिए, तो क्या किया जा रहा है, रेगुलर स्कूल में विशेष क्लास की व्यवस्था की जा रही है, स्पेशल क्लास की व्यवस्था की जा रही है। इन बच्चों को समान बच्चों से अलग क्लास में शिक्षा दिया जाता है, मतलब इन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है।
ठीक। तो क्योंकि इन बच्चों की सीखने की कमियों को अलग कक्षाओं के माध्यम से दूर किया जाता है। जो भी इनमें कमी है, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, उनको क्या किया जाता है, एक उनके लिए अलग क्लास का व्यवस्था किया जाता है और उनकी जो भी कमियां होती हैं उसको दूर किया जाता है। और दूर करके फिर पॉसिबिलिटी रहता है तो इन्हें एक साथ किया जाता है, ठीक है ना। तो अब अगला हेडिंग है विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय में आप जानते हैं कि विशेष बच्चे ही पढ़ते हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, जो नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, विशेष विद्यालय की व्यवस्था की गई है जिससे कि वो भी पढ़ सकें, वो भी शिक्षित हो सके। ऐसा नहीं हो कि खाली जो थोड़े बहुत कम जो जिनको कम दिक्कत है, जो माइल्ड टाइप के बच्चे हैं वही एजुकेशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो गंभीर जो सीवियर हैं वो भी एजुकेशन ले सकते हैं, बस उनके लिए एक अलग व्यवस्था किया गया है और उस व्यवस्था का नाम है स्पेशल स्कूल। तो यहाँ पे लिखा है गंभीर रूप से श्रवण दोष से पीड़ित जो बच्चे हैं, मतलब जो जिन बच्चों में सीवियर टाइप का वो श्रवण दोष पाया जाता है, हेयरिंग लॉस पाया जाता है, उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाती है तथा इन बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एकदम उनका जो कंडीशन है, जो डिसेबिलिटी टाइप है वो सीवियर है, समझे। तो सीवियर होने की वजह से उनको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विशेष मतलब स्पेशल कैरिकुलम चलाया जाता है। इसी के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया समझाया जाता है और इन्हें कम्प्लीटली एजुकेटेड बनाया जाता है। फिर अगला हेडिंग है, हम लोग डिस्कस करेंगे आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय का मतलब जानते हो, आप लोग जानते ही हैं कि मतलब वहाँ बच्चा वहीं पर रहेगा, वहीं पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ, उसको क्लास के बाद भी अगर ज़रूरत है तो उसको वो मतलब उसकी समस्या का समाधान या स्पेशल किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वो सारा सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो पूर्ण रूप से अचाई बच्चे के लिए आवासीय स्कूल की व्यवस्था की जाती है क्योंकि इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। क्लास के समय है तो क्लास, नहीं तो अगर क्लास के बाद भी ज़रूरत है तो क्लास के बाद भी दिया जाता है, मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद। यहाँ एचआई बच्चों को शिक्षित करने से संबंधित सभी प्रकार के टूल्स, मटेरियल्स, फैसिलिटीज़ और ट्रेन टीचर की व्यवस्था की जाती है, मतलब उपकरण, सामग्री, सुविधाएँ और प्रशिक्षित अध्यापक मतलब टीचर, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर अवेलेबल होती है जिसके माध्यम से इन्हें जो है विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जो इनकी नीड, जो जैसी इनको नीड होती है उसी के थ्रू इनको वो सारी सब इनको इन बच्चों को उसके अकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। तो आई होप कि ये टॉपिक हो गया है ख़त्म 1.1 और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक। मुझे पता है कि आप लोगों का यही कंप्लेन होगा कि जो आप लोगों की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो काफ़ी लेट है। लेट का रीज़न है, काफ़ी कुछ रीज़न है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जो क्लास का टाइमिंग है वो लंबा हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट में इतना ही समझ लीजिए कि थोड़ा प्रॉब्लम था जिसके वजह से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करने में हम थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसके वजह से क्लास आप लोगों के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था। तो आई होप कि अब आप लोगों के लिए क्लास एकदम कंटिन्यू रहेगा, समझे। तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को ख़त्म किया जाए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।